The Seven Ages of Man, also known as All the World's Stays. सेवन एजेस ऑफ मैन ये पोइम है, इसका दूसरा नाम है। ये दूसरा नाम क्या है? ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। और इसी लाइन की वजह से ही ये पोइम फेमस है। बीच में पोइम इतनी खास नहीं है, लेकिन पोइम का पहला स्टेंजा और जो लास्ट स्टेंजा है ना, वो बहुत ही फेमस है कि पूरी दुनिया एक स्टेज है, रंगमंच है। इज ए डायलॉग फ्रॉम द इंग्लिश प्ले राइट विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी एज यू लाइक इट। ये आपको याद रखना है कि ये जो पोइम है सेवन एजेस ऑफ मैन, शेक्सपियर के कौन से नाटक में ली गई है? एज यू लाइक इट। ये आपके सिलेबस में भी है। तो कई बार फिल्मों में जैसे गाने हिट हो जाते हैं ना, वैसे ही नाटक में कोई ये गाना ही था, कविता थी, ये था जो बहुत हिट हो गई। द डायलॉग टेक्स प्लेस इन सीन 7 ऑफ एक्ट 2। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एज यू लाइक इट आपके सिलेबस में है ना, तो आपको उस प्ले से संबंधित सारी चीज़ें याद होनी चाहिए जो फेमस हैं। तो ये जो डायलॉग है, ये जो बातचीत है, ये कौन से सीन में है? सीन 7 में। और एक्ट कौन सा है? सेकंड है। वेयर द ड्रीमी फिलोसोफर जेकस इज टॉकिंग टू ड्यूक सीनियर एंड ओरलैंडो इन द फॉरेस्ट ऑफ एर्डन। दो जनों के बीच में बात होती है। एक तो है फिलोसोफर जेकस, जेकस है एक व्यक्ति, फिलोसोफर है वो किससे बात कर रहा है? ड्यूक सीनियर से। एंड ओरलैंडो, और तीसरा आदमी कौन है? ओरलैंडो। इन द फॉरेस्ट ऑफ एर्डन, और जगह कौन सी है? जंगल में। जंगल कौन सा है? एर्डन का। दे आर हैविंग डिनर व्हेन ड्यूक सीनियर कन्फेसेस टू जेकस दैट ही एंड हिज मैन आर अलोन। अब वे डिनर कर रहे हैं उस जंगल के अंदर बैठ के, 3 जने हैं। तो ड्यूक बोलता है, कन्फेस करता है। कन्फेस करने का मतलब क्या है? नहीं, स्वीकार करना। जब आप कोई चीज़ स्वीकार करते हो तो ड्यूक स्वीकार करता है, बताता है जेकस को कि वो और उसके आदमी अलोन हैं, कि हम अकेले हैं। और क्या हैं? अनहैप्पी हैं। वेयर्स द होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ जॉय। जबकि सारी दुनिया क्या है? खुश है, और हम ही अकेले दुखी हैं। कभी कभी हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है ना, हमें जो भी आदमी दिखता है हमें लगता है ये तो सब खुश है, मेरे ही बाग माड़े हैं, मैं ही परेशान हूँ दुनिया के अंदर। ऐसी सी फीलिंग थी। तो जेकस उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ज़िंदगी जो है, फिर वो बताता है कि किस तरह से ज़िंदगी में पल पल हमारी अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं, हर समय हमें क्या क्या देखना पड़ता है। द सेवन एजेस ऑफ मैन इज़ द रिप्लाई जेकस गिव्स टू ड्यूक सीनियर। तो इस बात पर, ड्यूक सीनियर की इस बात पे कि मैं दुखी हूँ, बाकी दुनिया मुझे सारी खुश लगती है, तो इसका जवाब वो इस कविता के माध्यम से देता है। द पर्पज़ ऑफ दिस रिप्लाई इज़ पार्टली टू कंसोल द सैड ड्यूक सीनियर। तो इस बात का पर्पज़ क्या होता है? ये कविता वो क्यों बोलता है? ताकि ड्यूक सीनियर की सैडनेस को कम किया जा सके, कंसोल किया जा सके। कंसोल करने का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना। एंड पार्टली टू टेल द ऑडियंस ऑफ द प्ले दैट अनहैप्पीनेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। और दूसरा उसका उद्देश्य ये है कि ऑडियंस को ये बताया जा सके कि लाइफ का एक पार्ट है अनहैप्पीनेस। ऑडियंस मानी जो नाटक को देख रही होती है, उनके लिए भी एक संदेश है, जैसे हम जैसे लोगों के लिए जो हम पढ़ते हैं वो नाटक। दैट वी ऑल गो थ्रू सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ। हमें लाइफ की हर स्टेज के भीतर से जाना पड़ता है। गो थ्रू का मतलब उससे गुजरना पड़ता है, लाइफ की हर स्टेज से। बचपन होता है, फिर शैशवावस्था, बचपन होता है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर जवान हो जाते हैं, फिर मिडिल एज में आ जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर दोबारा बच्चे बन जाते हैं, सेकंड चाइल्डिशनेस। ये बड़ा फेमस है ना उसका सेकंड लास्ट स्टेज है ना, बिल्कुल, जिसमें वो बताता है कि बुढ़ापा तो एक दूसरा बचपन है, उसमें सब कुछ बच्चे जैसा ही हो जाता है। द एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द कैरेक्टर्स कमेंट ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ। अब ये एक्सट्रैक्ट इस पोइम को ही बोला है कि जो पोइम है ये इसलिए भी रिगार्ड की जाती है, इसलिए भी इसको पसंद किया जाता है कि इस पे वो फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ पर कमेंट करता है। फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? जीवन की निरर्थकता। फ्यूटिलिटी का मतलब निरर्थकता, यानी जीवन का कोई महत्व या मतलब नहीं है, बस आते हैं और हम चले जाते हैं, जो कुछ करते हैं वो यहीं रह जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता है। ये फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ है। द एजेस ऑफ मैन वॉज ऑलरेडी ए बीटन अप टॉपिक इन शेक्सपियर्स टाइम। तो शेक्सपियर के समय में ये जो एजेस ऑफ मैन वाला टॉपिक है
कि आदमी की जो अवस्थाएं हैं वो काफ़ी बीटन अप टॉपिक था, यानी काफ़ी पॉपुलर टॉपिक था उस समय. सो दिस वर्स डिडंट रियली हैव द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी इट हैज़ टुडे. तो अब ये जो वर्स है वो ज़्यादा पॉपुलर है, उस समय इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी. एरिस्टोटल हैड प्रोपोज 4 एजेस ऑफ मैन एंड द आइडिया वाज अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम सिंस देन. इससे पहले एरिस्टोटल ने भी आदमी की एजेस को 4 एजेस में बांटा था. What's new in Shakespeare's version of the ages of man is that he divides them in 7 ages. शेक्सपियर ने कितने में बांट दिया? 7 में. Whereas it was common for earlier writers and philosophers to divide life in 3 or 4 ages. इससे पहले बहुत सारे राइटर्स ने और फिलोसोफर्स ने 3 या 4 एजेस में इसको बांटा है. We also see a similar and more familiar system of ages or stages of life in Indian philosophy. इंडियन फिलोसफी में भी ऐसी परंपरा है, आदमी के जीवन को 4 पार्ट्स में बांटा गया. आपने डिस्कस किया था ना एक बार, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य, संन्यास और गृहस्थ. थीम पर आ जाते हैं पोइम की. द पोइम इज ए फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड आवर रोल इन इट. तो पोइम इस बात पर चिंतन करती है कि लाइफ क्या है और हमारा रोल क्या है लाइफ में. इट ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू एक्सीडिंगली सिंपल स्टेजेस एंड मेक्स ए स्वीपिंग जनरलाइजेशन एज टू द मैनर इन विच एन इंडिविजुअल प्रोग्रेसेस इन लाइफ. तो इस जिंदगी में आने वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब समस्याएं, जटिलताएं जो आदमी के जीवन में आती है, उसको स्टेजेस में बांटा गया है और एक जनरलाइजेशन किया गया, एक सामान्यीकरण किया गया है. सामान्यीकरण का मतलब ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो हर व्यक्ति के साथ होती ही हैं, वो होता है जनरलाइजेशन. द एंटिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द पोइट्स व्यू ऑन इट इज़ कवर्ड इन द डायलॉग ऑफ जेकस इन मेयरली 7 सेंटेंसेस. और इस पूरी कविता के अंदर 7 सेंटेंसेस हैं जिसमें उसने पूरी ज़िंदगी को कवर कर लिया है. द डायलॉग स्टैंड्स एज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर द पोइट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ. यहाँ वही बात दोबारा हो रही है कि फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ जो है उसी पर ये डायलॉग जो है पोइट का इस पर आर्ग्यूमेंट बताया गया है. वी सी दिस इमोशन वेल एक्सप्लोर्ड इन द प्ले. फॉर इंस्टेंस वी सी इन द सेम सीन इन द लाइन एंड सो फ्रॉम आवर टू आवर वी राइप एंड देन फ्रॉम आवर टू आवर वी रॉट एंड देयर बाय हैंग्स ए टेल. दिस ऑल द मोर वैलिडेट्स द सेंटिमेंट ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन द डायलॉग. ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसके अंदर फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छे तरीके से बताई गई है. कौन सी लाइन? एंड सो फ्रॉम आवर टू आवर वी राइप एंड राइप. आवर टू आवर का मतलब समय समय पर, राइप एंड राइप का मतलब कमाते रहते हैं. एंड देन फ्रॉम आवर टू आवर वी रॉट एंड रॉट. और फिर टाइम के साथ जाते जाते हम रॉट भी करते हैं. रॉट का मतलब वैसे तो होता है गलना, सड़ना, लेकिन यहाँ भी परेशान होना. हम परेशान भी होते हैं और कमाते भी हैं. तो यही है फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ कि ज़िंदगी में आदमी को खुद को पता नहीं होता एग्जैक्ट में, और किसी को भी नहीं पता है कि हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, हमें यहाँ क्या करना है. बाकी एक बात तो पक्का ही है भी, हमें यहाँ हम आ ही गए हैं तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हम खुश रहें. और जो कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे हमारी क्या होती है, मोटिव क्या होता है, हम कोई भी काम क्यों करते हैं? खुश रहने के लिए, है ना. लेकिन कभी कभी हम उस खुश रहने के पीछे भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक खुशी किस में है. क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कई बार हम सोच लेते हैं कि पैसे कमाने में ही खुशी है, लेकिन पैसे कमाने के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उन पैसों का एंजॉय करना ही भूल जाते हैं जो कमाए हैं. पड़े रहते हैं और लास्ट में जब मरते हैं तो बहुत सारा पैसा हम छोड़ के चले जाते हैं जो हमें एंजॉय करना था, जो हमें यूज़ करना था, लेकिन हम वो यूज़ करके नहीं जाते हैं. तो यही फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ है. करना क्या होता है, कर क्या रहे होते हैं, हमेशा आगे की सोचते रहते हैं, आज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं कभी भी. तो ये जेकस की धारणा थी कि किस तरह से हम सारा दिन कमाई पे ध्यान लगे करते रहते हैं, और कमाई किसके लिए कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं वो उद्देश्य हम भूल जाते हैं. आगे टेक्निकल आस्पेक्ट्स एंड फॉर्म. राइम. द डायलॉग हैज़ नो राइम स्कीम. तो इसमें राइम स्कीम नहीं है. राइम स्कीम मैंने आपको बताई थी ना, लाइन के एंड वाले वर्ड जो होते हैं वो साउंड सेम करते हैं, तो वो राइम स्कीम होती है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है साउंड की. देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ इंटरनल राइम. इंटरनल राइम भी नहीं है. एक ही लाइन के अंदर कई बार शब्दों की साउंड मैच करती है, उसको इंटरनल राइम कहते हैं. एक तो लाइन के एंड में करती है, 2 लाइनें हैं उसके एंड में कर रही है, एक ही लाइन के अंदर ही 2 बार एक वर्ड की साउंड रिपीट होती है, उसको इंटरनल कहते हैं.
The lack of this is, however, more than made up by the prodigal use of alliteration and repetition. अब राइम नहीं है, लेकिन इसकी भरपाई किससे की गई है? प्रोडिगल यूज से। प्रोडिगल का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। किसका? एलिट्रेशन का और रेपिटिशन का। एलिट्रेशन होता है, बताया था ना आपको, क्या होता है? एक ही कंसोनेंट की साउंड बार बार रिपीट होना। जैसे हिंदी में बताया था ना, पंथ है पथरीला पैदल ना चलो तुम, इसमें सारे वर्ड किससे शुरू हो रहे हैं? पै से ना, 2-3 वर्ड पै से शुरू हो रहे हैं, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। इंग्लिश में ये फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, तो इसमें कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार? कौन सी साउंड? फै की, है ना। फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, तो ये एक म्यूज़िकल क्वालिटी देता है। तो इसमें एलिट्रेशन का यूज़ बहुत हुआ है, रेपिटिशन का भी यूज़ हुआ है। एक ही वर्ड को या एक ही लाइन को बार बार जब यूज़ करते हैं तो वो रेपिटिशन है, दोहराव। शेक्सपियर फोकसेस मोर ऑन द मैसेज ऑफ द डायलॉग रादर देन ऑन द मीटर एंड राइम हेयर। तो यहाँ पे कवि का फोकस किस बात पे था? मैसेज पर था, कि संदेश अच्छा जाना चाहिए, तो इस चक्कर में उन्होंने मीटर और राइम की फिक्र नहीं की। वी कैन हाउ एवर सी ए रेपिटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड थ्रू आउट द पोइम। तो पूरी पोइम के अंदर कंसोनेंट साउंड का रेपिटिशन हम देख सकते हैं। कंसोनेंट साउंड कौन सी होती है? कंसोनेंट साउंड एक वोवल साउंड होती है, एक कंसोनेंट साउंड होती है। तो वोवल साउंड कौन सी है? हाँ हाँ, हिंदी में आप याद रखा करो, ए से लेकर अंग तक जितने भी साउंड हैं, क्योंकि यहाँ साउंड की बात हो रही है, अक्षरों की बात नहीं हो रही है। तो ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ए, याद है क्या? बचपन में जब याद किए थे। तो ये सारे स्वर हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही है, साउंड तो सेम ही होती है ना। अंग्रेज़ भी यही आवाज़ें निकालते हैं, हम भी यही आवाज़ें निकालते हैं, ए आ ई, है ना। तो ये होगी वोवल, और कंसोनेंट बाकी बच गई जो कै से लेकर ग तक की साउंड है ना, जो वो सारी कंसोनेंट साउंड है। तो वो इंग्लिश में भी वही होती हैं, हिंदी में भी वही होती हैं। क्यों? ये जो साउंड का जो वर्गीकरण है ना, वो हिंदी में ज़्यादा बेटर तरीके से किया हुआ है। इंग्लिश में तो हर लेटर की साउंड स्पेलिंग पे डिपेंड करती है। जैसे जी को जय भी बोलते हैं, ग भी बोलते हैं, और जय भी बोल देते हैं ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे टी को तय भी बोलते हैं और टै भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ा ये दिक्कत आती है। तो हिंदी का एग्जांपल ले सकते हैं अपने, कि साउंड का अगर बताना हो तो वोवल साउंड ए से अंग तक वाली होती हैं, कंसोनेंट साउंड कै से लेकर ग तक वाली। तो इसमें कौन सी साउंड को बोला गया है? रेपिटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड हुए, कंसोनेंट साउंड, तो वो एलिट्रेशन हो जाता है। मैन मेयरली, मैन, मैनी, म्यूलिंग, मॉर्निंग, ये देखो इतने सारे वर्ड हैं जो सभी किससे शुरू हो रहे हैं? मैं साउंड से। मैं, जब साउंड पूछा जाए तो आपको मैं बोलना है, एम नहीं बोलना है। मैन, मेयरली, मैन, मैनी, म्यूलिंग, मॉर्निंग एट्सेट्रा, एंड प्लेयर, प्लेज, पार्ट्स, प्यूकिंग, ये सब शब्द इसके अंदर आए हुए हैं। आर द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। प्रोमिनेंट का मतलब महत्वपूर्ण, प्रमुख। सिमिलरली द फाइनल लाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन यूज टू एम्फेसाइज द ड्रामेटाइज एंड सिंगल सेंटेंस वेयर द वर्ड सेंस इज रिपीटेड 4 times फॉर ग्रेटर पोइटिक इफेक्ट। तो इसमें जो लास्ट लाइन है, आपको याद है क्या लास्ट लाइन क्या थी? सेंस का यूज हुआ इसमें बार बार, सेंस टीथ, सेंस आईज, है ना, सेंस एवरीथिंग। तो ये भी इसकी म्यूजिकल क्वालिटी को बताती है। और यहाँ पे सेंस वर्ड का बार बार यूज होना, इसको रेपिटिशन कहते हैं। और यहाँ एलिट्रेशन भी हो गया, क्योंकि सेस है कि शब्द बार बार आई है। रिदम, ए क्विक स्कैंसन रिवील्स दैट द पोइम हैज़ नो ट्रेडिशनल मीटर विच इज़ फॉलोड थ्रू आउट द पोइम। हमने सोनेट जब की थी तो मैंने आपको मीटर का बताया था। लाइन की जो लेंथ होती है उसमें सिलेबल काउंट करते हैं, अगर 10 सिलेबल वर्ड लाइन है तो पेंटामीटर हो जाती है वो, है ना। तो उसमें इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, लाइनें अपने मर्जी से लिखी गई हैं, कोई इसमें मीटर का यूज़ नहीं किया गया है। However, it is interesting to note that a single line contains about 10 to 11 syllables with the exception of the first line। तो ज़्यादातर देखेंगे तो हर लाइन के अंदर लगभग 10-11 सिलेबल तो हैं। पहली लाइन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब अलग है, थोड़ी हटके है। वी कैन ऑल्सो सी ए स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एलिट्रेशन थ्रू आउट द पोइम, बट द फीट डोंट फॉर्म ए यूनिफॉर्म मीटर इन द डायलॉग। अब आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच पे। फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार, इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं? द डायलॉग इज फुल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एज वन वुड एक्सपेक्ट, सम ऑफ देम आर एनलिस्टेड एज अंडर विद देयर मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। पहला है मेटाफर। मेटाफर आपको बताया था मैंने क्या होता है? हाँ, तुलना तो की जाती है,
हाँ, लेकिन तुलना के लिए लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है। सीधा का सीधा जिस चीज़ के साथ तुलना करनी होती है उसको वही चीज़ बता दी जाती है। जैसे कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज़ है, तो हमने ये नहीं कहा कि कैमल रेगिस्तान में जहाज़ के जैसे चलता है जैसे पानी में जहाज़ चलता है। ये कहने की बजाय हम सीधा ही कह देते हैं कि कैमल रेगिस्तान का जहाज़ है। ये मेटाफर हो गया। अगर हम इसको ऐसे बोलें कि कैमल रेगिस्तान में ऐसे चलता है जैसे पानी में जहाज़ चलता है, तो वो क्या हो जाती है, सिमिली हो जाती है। तो इसमें मेटाफर बहुत सारे हैं। द डायलॉग स्टार्ट्स विद द फ्रेज ऑल द वर्ल्ड स्टेज, तो ये पहली लाइन में ही मेटाफर है। ये तो नहीं बोला गया ना कि दुनिया एक स्टेज के जैसी है, नहीं, यही बोल दिया दुनिया स्टेज है। इसका मतलब तो यही है कि दुनिया स्टेज जैसी है। तो ये मेटाफर हो गया। विच इज़ ए वाइडली अक्लेम्ड एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर। और ये लाइन तो इतनी फेमस हो गई है कि जब मेटाफर का एग्जाम्पल देना हो ना, इस लाइन का एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मैंने ऊँट वाला दिया अभी, तो ये भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। वेयर दिस वर्ल्ड इज़ कंपेयर टू ए स्टेज एंड द पीपल आर टू एक्टर्स। और पीपल को किससे कंपेयर किया गया है, एक्टर से। एंटीथेसिस, इन द थर्ड line we see the word exit and entrance in the same line forming an example of antithesis। अब एक एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ही लाइन के अंदर, एक ही वाक्य के अंदर दो अपोजिट वर्ड आ जाते हैं। जैसे इसमें एग्जिट और एंट्री का आया है। एग्जिट का मतलब क्या होता है, हाँ, और एंट्रेंस मतलब आना, अंदर आना। तो ये जब एक ही वाक्य के अंदर दो अपोजिट शब्द आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीथेसिस। क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। आगे आएंगी, खूब आएंगी ये। आगे सिमिली आ गई, तो सिमिली में देखो आप, क्रीपिंग लाइक स्नेल, इसमें लाइक का यूज़ किया ना। क्रीपिंग का मतलब रेंगना, स्नेल मीन्स घोंगा। साइंग लाइक ए फर्नेस, एक भट्टी की तरह आहें भरना, गरम गरम सांसें छोड़ना। बेयर्ड लाइक ए पार्ड, तेंदुए की तरह दाढ़ी रखना, मूंछ रखना। आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली इन द टेक्स्ट ऑफ द डायलॉग। ये एग्जाम्पल किसके हैं, सिमिली के। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अपने कर लिए ना। तो आ जाओ नीचे फिर इसके एकदम, ये काफ़ी हैं इसकी, हाँ। अब आ जाओ आप इसके लास्ट में आ जाओ, 11, ये 11 नंबर पेज है PDF का। इसमें ये प्रश्न मिट गया है, आंसर दिया हुआ है, मिल गया। से की गई है, हिंदी में लिखा हुआ ना, आ गए क्या, 11 नंबर पेज। इसका क्वेश्चन ये होगा कि सोल्जर को किससे कंपेयर किया गया है। तो इसकी आंसर ये है कि सोल्जर इज़ कंपेयर्ड विद ए लेपर्ड। सोल्जर की तुलना लेपर्ड से की गई है। बिकॉज ए सोल्जर इज़ क्विक, प्रॉम्प्ट एंड फास्ट, क्योंकि सोल्जर लेपर्ड के जैसे क्विक होता है, फुर्तीला होता है, प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब एकदम हरदम तैयार रहता है, जो वैसा होता है, और फास्ट होता है, यानी तेज़ होता है। ही इज़ ऑल्सो बेयर्डेड लाइक ए लेपर्ड, और उसकी दाढ़ी भी ऐसी होती है जैसे कि लेपर्ड की दाढ़ी होती है। लेपर्ड की दाढ़ी होती है क्या, देखा है क्या, तेंदुआ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स, नर्स की क्या भूमिका है। ए नर्स टेक्स केयर ऑफ ए क्राइंग एंड प्यूकिंग इन्फेंट। तो इस कविता में बताया गया ना, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग वर्ड आया था। म्यूलिंग आया था क्राइंग के लिए, म्याऊ म्याऊ करके रोता है बच्चा छोटा, और प्यूकिंग का मतलब उल्टियाँ करना। एन इन्फेंट इज ऑलवेज केयर्ड फॉर बाय ए नर्स, इट इज़ हर ड्यूटी टू लुक आफ्टर द इन्फेंट हु साइज लाइक ए फर्नेस। साई का मतलब होता है लंबी लंबी सांसें लेना, आहें भरना। तो भट्टी की तरह आहें कौन भरता है, ए लवर, एक प्रेमी जो है वो फर्नेस की तरह आहें भरता है। ए लवर इज सो मच अटैच्ड टूवर्ड्स हिज बिलवर्ड दैट ही सीम्स टू साई लाइक ए फर्नेस। तो एक लवर अपनी प्रेमिका से, बिलवर्ड से इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है कि उसको हमेशा याद करता है और लंबी लंबी सांसें लेता है। एट वट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज। तो कविता में कब बताया गया है, नाक पर चश्मा कब पहनता है, 6th स्टेज में। मैन's आई साइट बिकम्स वीक सो ही वियर स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज। जब आदमी की आई साइट वीक हो जाती है तो इस दशा में उसको साफ साफ दिखाई नहीं देता है।
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेपिटेशन ऑफ द वर्ड सेंस। अब लास्ट में सेंस वर्ड बहुत रिपीट हुआ है ना 3-4 बार। सेंस का मतलब क्या होता है? बिना। सेंस टीथ, बिना दांत के। सेंस आईज, बिना आँखों के। सेंस एवरीथिंग। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट स्ट्रेंथन्स द कंपैरिजन ऑफ द सेकंड चाइल्डिशनेस। इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि बुढ़ापे की तुलना दूसरे बचपन से की गई है, तो इसलिए बार बार जो शब्द का यूज़ करते हैं इससे प्रभाव आ जाता है लैंग्वेज में। विच मीन्स ओल्ड एज विदाउट टीथ, आइज, टेस्ट इट्सेट्रा विद चाइल्डहुड। तो इसमें ना सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग 4 बार यूज़ हुआ है सेंस का। तो ये लास्ट वाली लाइन इसकी काफ़ी फेमस है, और पहली लाइन जहाँ पे ये बोला गया कि ज़िंदगी एक स्टेज है, वो फेमस काफ़ी। डू यू फाइंड एनी मेलंकली रेफरेंस्ड इन द पोइम। मेलंकली का मतलब है उदासी वाला। रेफरेंस कोई है? यस, इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम देयर इज ए मेलंकली रेफरेंस। दीज आर लास्ट सीन दैट एंड्स एंड इज सेकंड चाइल्डलेस। वो लास्ट वाला ही, जब बुढ़ापा आ जाता है तो वो बिल्कुल दोबारा बच्चे के जैसा हो जाता है, क्योंकि बचपन में भी दांत नहीं होते, बचपन में भी आँखें पूरी विकसित नहीं होती हैं, बचपन में भी टेस्ट का कोई ज़्यादा पता नहीं होता, माँ का दूध चाहिए होता है बस उसको। सिमिलीज हम देख चुके हैं ना, क्रिपिंग लाइक ए स्नेल, साइंग लाइक फर्नेस, बेयर्डेड लाइक ए पार्ड। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑल द 7 एजेस ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें पूरी थीम आ जाती है। इन द फर्स्ट स्टेज मैंस लाइफ इज एन इन्फेंट, सेकेंड स्टेज ए स्कूल बॉय, थर्ड स्टेज ए लवर, फोर्थ स्टेज ए सोल्जर, फिफ्थ स्टेज ए जज, सिक्स्थ स्टेज ए थिन कॉमिक फिगर। देखो जज होता है ना, तब उसको मोटा दिखाया गया है कि खूब खाता पीता है, मोटा हो जाता है, पेट आगे निकल जाता है। बाद में जज बनने के बाद में वाली में स्टेज में उसको पतला बताया गया, एकदम कमज़ोर हो जाता है, बीमारी लग जाती है कोई। और 7th स्टेज तो है ही अगेन सेकंड चाइल्डिशनेस की। अब मेटाफर पहला है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, दूसरा है ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। मैन और वुमेन को क्या बताया गया है? प्लेयर्स बताया गया, यानी कलाकार बताया गया है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अब जो बच्चा जो स्कूल जाता है तो उसका फेस चमकता हो एकदम, तो वो किसके जैसा चमकता है? शाइनिंग, जैसे सुबह चमकती है, क्योंकि सुबह सूरज निकलता है ना, तो लाइक का यूज़ नहीं किया गया, उसको सीधा ही बोल दिया गया है इसका फेस शाइनिंग कर रहा है। द बबल रेपूटेशन को बबल रेपूटेशन बोला गया, ऐसी रेपूटेशन जो बबल की तरह अस्थायी है। बबल क्या होता है? बुलबुला, बबल कहते हैं उसको। तो बुलबुले का जीवन कितना होता है, थोड़ी सी देर में फट जाता है वो। तो वो रेपूटेशन जो है वो भी बबल रेपूटेशन है। तो ये नहीं बोला गया कि रेपूटेशन इज ट्रांजिएंट लाइक ए बबल। ट्रांजिएंट का मतलब अस्थायी है। हाउ डज द पोइम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ? द पोइम रिप्रेजेंट्स ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ बाय कंपेयरिंग मैन्स लाइफ टू ए ड्रेन एंड द वर्ल्ड टू ए स्टेज। तो मैच्योर व्यू किस तरह से प्रदर्शित करती है? तो आदमी की लाइफ को किसकी तुलना की है? रंगमंच के साथ, स्टेज के साथ। टू रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ द पोइट हैज डिवाइडेड मैंस लाइफ इनटू 7 स्टेजेस। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, कौन सी हैं? 7 स्टेजेस। एक्सप्लेन हाउ ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम। किस तरह से दुनिया एक स्टेज है? ये तो आपको ही पता है दुनिया एक स्टेज कैसे है। हाँ, हम खुद, हाँ, एक तो ये भी एक ही समय में हम अलग अलग रोल अदा करते हैं, और अलग अलग समय में भी अलग अलग रोल अदा करते हैं। जैसे अब आपकी उम्र ये है, तो आप, ये जब बच्चा होता है तो वो उसका रोल अलग होता है ज़िंदगी में, जब बड़ा हो जाता है तो थोड़ा अलग हो जाता है, जब बूढ़ा होता है तो रोल बदल जाता है। अगले वाला क्वेश्चन है, डिस्कस शेक्सपियर एज ए माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ। शेक्सपियर को डिस्कस करिए कि वो ज़िंदगी को बहुत बारीकी से देखता है। माइन्यूट का मतलब है, ये मिनट नहीं है, स्पेलिंग तो वही है, लेकिन इसको बोलेंगे माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब सूक्ष्म, बारीक। तो किस तरह से वो एक बारीकी से अवलोकन करता है शेक्सपियर जीवन का। शेक्सपियर हैज पोर्ट्रेड द हेल्पलेस स्टेट ऑफ एन इन्फेंट। तो शेक्सपियर ने इन्फेंट की हेल्पलेस स्टेट का वर्णन किया है। इन्फेंट कौन होता है?
शिशु, हेल्पलेस जो असहाय होता है। ये स्कूल बॉयज अनविलिंगनेस टू गो टू स्कूल, और स्कूल बॉय के बारे में बताया कि वो स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती, उसमें अनविलिंगनेस होती है। ए लवर्स इम्पेशंस, लवर कैसा होता है? इम्पेशंस होता है, यानी उसमें धैर्य का अभाव होता है, अधीर होता है। एंड एब्यूजिव वर्ड्स ऑफ ए सोल्जर, और सोल्जर जो है वो उसमें था ना, अजीब अजीब कस्में खाता है, अजीब अजीब तरह की भाषा यूज़ करता है, तो उसकी भाषा थोड़ी ख़राब हो जाती है सोल्जर की। वाइज मैक्सिम्स ऑफ ए जज, और जज कैसे बोलता है? वो बुद्धिमानी वाली कहावतें बताता है। मैक्सिम होती है कहावतें, तो जज जो है उसमें तब तक काफ़ी नॉलेज आ चुकी होती है, तो वो अच्छी अच्छी कहावतें बताता है। लूज ट्राउजर्स एंड स्पेक्टिकल्स डिमिनिशिंग सेंस ऑफ एन ओल्ड मैन, और बाद में वो पतला हो जाता है, उसकी ट्राउजर्स जो हैं वो लूज हो जाती हैं और स्पेक्टिकल्स लग जाती हैं, और लास्ट में ओल्ड मैन के रूप में उसके सारे सेंस जो हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं। डिमिनिश का मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। क्या आँख है, भले ही कान है, भले ही हाथ पैर हैं, सब कमज़ोर हो जाते हैं। विच इज़ द सेकेंड स्टेज इन ए मैंस लाइफ, सेकेंड स्टेज कौन सी बताई है? चाइल्डहुड की, जहाँ वो स्कूल जाता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्लीपर्ड पेंटलून, स्लीपर्ड पेंटलून, पेंटलून तो होती है पैंट। पेंटलून इज ए कॉमिक कैरेक्टर एंड इटालियन स्टेज विद लूज फिटिंग ट्राउजर्स, तो पेंटलून एक कैरेक्टर था जो इटली के अंदर नाटक होते थे, उसमें एक कैरेक्टर होता था पेंटलून, तो वो जो पैंट पहनता था वो लूज पहनता था। ही इज एन ओल्ड मैन हु मेक्स अदर्स लाफ विद हिज अनयूजुअल ड्रेस, स्पेक्टिकल्स एंड स्लीपर्स, तो उन नाटकों में पेंटलून का रोल ये होता था कि वो ऑडियंस को हंसाने के काम में आता था। वो अजीब तरह की ड्रेस पहनता था और पतला सा होता था। तो शेक्सपियर कहता है कि आदमी जो है जज बनने के बाद जो छठी स्टेज में वैसा ही हो जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन ए मैन रीचेज हिज लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज में ये इंपॉर्टेंट है, बिना दांत के, बिना आँखों के, बिना टेस्ट के और बिना सब कुछ के, है ना। द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इज सेकेंड चाइल्डहुड। ही लूजेज हिज मेमोरी, ही इज विदाउट टीथ, आइज, टेस्ट एंड एवरीथिंग। ही सून लीव्स द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर, और इस अवस्था में वो इस स्टेज को छोड़ देता है। टाइटल 7 एजेस ऑफ मैन सही है, क्योंकि इसमें 7 एजेस के बारे में बताया गया है। विद व्हाट थिंग्स हैज शेक्सपियर कंपेयर्ड लाइफ, लाइफ की तुलना किससे की है? स्टेज से की है, ड्रामा से की है, ये तो इजी है, पढ़ लोगे। हाउ डज द मैन बिहेव एज एन इन्फेंट एंड स्कूल बॉय, इन्फेंट के रूप में और स्कूल बॉय के रूप में कैसे बिहेव करता है? इन्फेंट होता है तब तो रोता रहता है, उल्टियाँ करता रहता है नर्स की बाहों में, और जब स्कूल बॉय बनता है तो वो स्कूल जाने की इच्छा होती कि नहीं होती है। हाउ डज द मैन एक्ट्स एज ए सोल्जर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, अब सोल्जर कैसे इस तरह से एक्ट करता है? इन द फोर्थ स्पैन ऑफ लाइफ ऑन द वर्ल्ड स्टेज द मैन प्लेज द रोल ऑफ ए सोल्जर, तो चौथी अवस्था है सोल्जर की। इन दिस रोल ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, इस समय वो अजीब अजीब कस्में खाता है। ही इज़ बेयर्डेड लाइक ए लेपर्ड, और लेपर्ड की तरह वो दाढ़ी रखता है। ही इज़ वेरी जेलस अबाउट हिज ऑनर, और उसको इज्जत की बड़ी फिक्र होती है, वो चाहता है कि हर कोई उसकी इज्जत करे। ही इज़ वेरी क्विक एंड फास्ट इन पिकिंग ए क्वारल, और लड़ने की बड़ी जल्दी होती है, बहुत जल्दी लड़ाई भी कर लेता है। फिफ्थ स्पेन में क्या करता है? जज बन जाता है। ही हैज ए राउंड बेली, पेट बड़ा हो जाता है। ग्रोज फैट ऑन रिसीविंग कैपोन्स एज ब्राइब, क्योंकि वो रिश्वत खाता है। उस समय इस तरह का कोई रिवाज होता होगा कि वो उनको रिश्वत मिलती होगी, और रिश्वत में मिलता क्या होगा? कैपोन्स, कैपोन एक डिश होती है चिकन की। ही वियर्स ए सवियर लुक टू शो हिज स्ट्रिक्टनेस इन डूइंग जस्टिस, और ऊपर से वो बड़ा सवियर दिखाई देता है। सवियर दिखने का मतलब कठोर दिखाई देता है, क्योंकि उसको जस्टिस करनी है ना। ही स्पीक्स द वाइस मैक्सिम्स इलस्ट्रेटेड विद कॉमन स्टोरीज एंड कोर्ट केसेस, तो किसी केस को सुलझाते समय वो अच्छी अच्छी कहावतें भी सुनाता है। मैक्सिम मतलब कहावतें। द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून। इलेबोरेट, अब सिक्स स्टेज के बारे में बताइए। सिक्स स्टेज ऑफ ए मैन चेंजेस इनटू द थिन एंड स्लीपर्ड फनी ओल्ड मैन, तो बुढ़ापा जब आ जाता है तो बड़ा फनी लगता है, वो पतला भी हो जाता है। ही वियर स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज, तुम नहीं हो? हाँ, वो अपनी नाक पे स्पेक्टिकल पहनता है। ए सॉफ्ट फोल्ड ऑफ लूज स्किन हैंग्स डाउन बिलो हिज आईज,
उसकी आँखों के नीचे की जो त्वचा है ना वो लटक जाती है यहाँ से ना, यूँ लटक जाती है, ढीले हो जाती है ना जब बूढ़ा हो जाता है आदमी। ही यूजेज होजेज ऑफ हिज यूथफुल डेज विच आर टू बिग फॉर हिज थिन लेग्स। और वो अपनी जवानी के टाइम की पैंटें पहनता है तो वो क्या हो जाती हैं उस समय तक खुली हो जाती हैं, फिटिंग रहती नहीं है। कई पहनते हैं ना, कई 40-50 साल के जब हो जाते हैं ना तो अपनी जवानी की, अपनी शादी के टाइम की पैंटें पहनते हैं तो बड़ी अजीब सी लगती है उनकी पहनी, पता लग जाता है कि शादी की है, वो खुली होती है या फिटिंग अच्छी नहीं होती उसकी। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, ये सोल्जर की बात कर रहा है ना। सोल्जर जो होता है वो, उसको रेपुटेशन बड़ी प्यारी होती है, रेपुटेशन यानी इज्जत बड़ी प्यारी है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, तोप के आगे अपना सिर भी रख सकता है, कैनन तोप होती है। These lines represent the soldier's keen desire to win a momentary reputation at the cost of his life। तो अपनी लाइफ को भी दाव पे लगा देता है रेपुटेशन के लिए। द सोल्जर ट्राइज टू गेट रेपुटेशन ऑन फेम विच इज़ ए मोमेंटरी एज ए बबल। हालांकि वो जो रेपुटेशन होती है वो बबल की तरह है, मोमेंटरी है, मोमेंटरी का मतलब अस्थायी है। ही इज़ डिज़ायरस ऑफ विनिंग फेम, उसको फेम चाहिए, यानी ये थोड़ा अटके है। मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोलिलोक्वी, डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड सोलिलोक्वी, ये अपने आगे वाले पीरियड में पढ़ लेंगे, ब्लैंक वर्स और ये। ओके, आज के लिए इतना बहुत है।